हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 9th में हम लोग आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे, जानेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। बिना देरी किए हुए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। क्लास 9th में चूंकि अब सेशन एंड होने वाला है, सारे बच्चों की एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो क्यों ना हम लोग उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करें, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें जो किसी भी कॉन्सेप्ट में से संभावित प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में। तो अब हम इसके बारे में, चैप्टर है आपका व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। इस चैप्टर में कौन से दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस कंटेन्स ऑल द पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स व्हिच कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चंस का सेट में लेकर आई हूँ, उसमें जितने भी संभावित कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके बारे में आप लोग जानेंगे। क्वेश्चन 1 है, पहले कॉन्सेप्ट है आपका हेल्थ एंड इट्स फेल्यूर। किस तरह से स्वास्थ्य और कैसे वो नुकसान हो जाता है, यानी कि बीमार हो जाते हैं हम, क्यों हो जाते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफाइन हेल्थ, या हेल्थ को परिभाषित कीजिए। तो इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। एक ही लाइन में हो गया आंसर इसका, यानी कि ये एक ऐसी अवस्था है जब हम इतना ठीक हों कि अपने सब काम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सोशल, सामाजिक रूप से हम अपने सारे काम सही तरीके से कर सकें। तो वो अवस्था कौन सी होती है, आपका स्वास्थ्य, स्वस्थ अवस्था कहलाती है। स्टेट 3 कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। 3 ऐसी कंडीशंस बताइए जिससे आप किसी भी रोग बीमारी से मुक्त रह सकते हैं। कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीजेस, रोगों से मुक्त रहने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो निम्नवत हैं। नंबर 1, पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता। नंबर 2, कम्युनिटी हाइजीन, यानी कि सामाजिक स्वच्छता। और नंबर 3, बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार। क्वेश्चंस का आंसर इस तरीके से तैयार करना है बच्चों कि जो आप लिखें टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब एग्जामिनर को ये महसूस होना चाहिए कि इससे बेहतर उत्तर नहीं हो सकता था। कम शब्दों में अपनी बात को प्रेजेंट कर पाना ही सबसे अच्छा उत्तर लिखने का तरीका होता है, कि जिसमें आप कम शब्दों में ही अपनी बात कंप्लीट कर सकें और सामने वाले को समझ में भी आए, है ना। तो ये क्या है, आंसर शीट लिखना भी एक कला ही होती है ना। तो उसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग बार बार, है ना। किसी भी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस हमेशा आप लोगों को पता है ना कि घुमा घुमा के पूछते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट आपको कभी कभी होता, कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, कोई क्वेश्चन आया तो आप बार बार कह रहे हैं यार मैंने पढ़ा तो था लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, आप सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं, उसको घुमा के कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो करने में मुश्किल होती। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस का सेट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड को ये इंडिकेशन जाता है कि घुमा के भी सवाल पूछा जा सकता है और उसका आंसर आपको आना चाहिए, है ना। जो घुमा के सवाल पूछ रहा है तो घुमा के आंसर कर दीजिए। तो उसके लिए क्या करनी होती है, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस की ये चीज का नहीं हो सकता हम लोगों का। तो इसके लिए इस तरह से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए। What do you interpret when you say a person is in good health? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति गुड हेल्थ में है। When we say a person is in good health, comma, it implies that different body systems and organs of that person functions well and as a whole. The body is able to strike a balance with the physical, mental and social environment.
जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक स्वस्थ अवस्था में है तो इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति के अलग अलग शरीर में काम करने वाले अंग जो हैं वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं और पूरे तौर पे जो उसका शरीर है वो एक बैलेंस है उसके शरीर में, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से वो पर्यावरण से भी अपना संतुलन बैठा रहा है। List any 2 practices you would like to follow in order to maintain good health. यानी कि अपने अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए आप क्या नियम फॉलो करना चाहेंगे, और या अथवा लिस्ट एनी 4 essential factors that must be taken care of by an individual for keeping good health. यानी कि दोनों क्वेश्चन सेम है, खाली अलग अलग शब्दों में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नंबर 1 इज बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। नंबर 2 डिजीज फ्री एनवायरनमेंट, यानी रोग मुक्त वातावरण। नंबर 3 प्रॉपर सैनिटेशन, यानी कि कीटाणु मुक्त करने का जो तरीका है। और नंबर 4 मेंटल एंड सोशल स्टेबिलिटी। 4 फैक्टर्स हैं जिनका हम ध्यान रख के स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट हेल्थ। देखिए, जो इस समय सेशन चल रहा है इसमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस चैप्टर से कितने तरीके के क्वेश्चंस बनने की संभावना है, कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा जान लेंगे, उतना ज्यादा हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, बिल्कुल आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए बच्चों कि मान लीजिए कि आपको ए फॉर एप्पल पढ़ाया गया, ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल पढ़ाया गया, आपको ने केवल ए फॉर एप्पल पर, बहुत साधारण उदाहरण पे आप समझ रहे हैं, ए फॉर एप्पल पढ़ाया गया, आपने केवल ए फॉर एप्पल पढ़ा, कोई दूसरा वर्ड नहीं पढ़ा, है ना। अब वहां पे आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, डिफरेंट। अब उसमें उसने लिख दिया 2-4 लेटर्स छोड़ करके एरोप्लेन भरने को आ गया जिसमें ए है भी नहीं। तो जब आपने पढ़ा ही नहीं होगा कि ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है, तो फिर आप उस आंसर को कैसे करेंगे। आपको पता है कि ए फॉर एरोप्लेन हो सकता है, लेकिन चूंकि तैयारी करते समय आपने नहीं तैयारी की, तो इसलिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संभावित प्रश्नों का ये जो सेट है, इसमें आप इसको नोट करते चलेंगे, इसको शॉर्ट में आप नोट करते चलेंगे। What are the various factors that affect health? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उत्तर लिखेंगे एकदम सधे हुए शब्दों में, The health of all organisms depend on their surroundings or their environment. किसी भी जीव का स्वास्थ्य उसके आसपास मौजूद पर्यावरण या आसपास की चीजों पर निर्भर होता है। The environment includes the physical environment and the social environment. पर्यावरण में आपका भौतिक पर्यावरण भी आता है और सामाजिक पर्यावरण भी आता है। ठीक है, ए पर्सनल, व्यक्तिगत, विच वी कैन डू एज एन इंडिविजुअल। पर्सनल का मतलब जो हम व्यक्तिगत तौर पर करते हैं, और कम्युनिटी यानी कि विच वी कैन डू एज अ सोसाइटी, यानी कि जो हम अपने सामाजिक रूप से करते हैं, अपने समाज में जो चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल हेल्थ डिपेंड्स ऑन सोशल एंड मेंटल वेलबींग। अब ये व्याख्या करने के लिए कह रहे हैं एग्जामिनर कि व्याख्या करिए या समझाइए कि किस तरह से किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वास्थ्य सामाजिक और मानसिक वेलबींग पर निर्भर करता है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसे तथ्य हैं जिसके कारण से
आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रभावित होता है आपके सामाजिक वातावरण से और आपके मानसिक वातावरण से। सोशल वेलबींग होती क्या है? तो क्लीनलीनेस अराउंड द प्लेस वेयर वी लिव, नो throwing of garbages on roads, not leaving open drain water lying stagnant। ये आपका एक तरीके से सोशल वेलबींग में आ गया, जहां पे स्वच्छता, जहां पे आसपास देखो बच्चों, आप सबको पता है कि स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ मनुष्य या स्वस्थ जीव निवास कर सकता है। अगर आपके घर के आसपास कचरे का ढेर हो, गंदगी हो, स्मेल आती हो, इधर उधर कूड़ा बिखरा हुआ हो, तो वहां पे बैक्टीरियाज के पनपने की, रोगजनक पैथोजेंस जो होते हैं जिनसे हमको रोग हो सकता है, उनके पनपने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह से सोशल तौर पे, सामाजिक तौर पे स्वच्छता जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी के भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए। तो इस तरह से सामाजिक स्वच्छता, जो आपके आसपास पर्यावरण है उसमें जो स्वच्छता है, उससे आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य पे क्या पड़ता है? प्रभाव। ठीक है। मेंटल वेलबींग किस तरह से काम करती है? आपका मानसिक स्वास्थ्य किस तरह से काम करता है? फॉर गुड हेल्थ वी हैव टू हैप्पी, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी आर इसेंशियल। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपकी आप व्यक्तिगत स्वस्थ कब रहेंगे? जब आप मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं। मानसिक तौर पे स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए, है ना। सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता होनी चाहिए और हार्मोनी होनी चाहिए। यानी कि जैसे अब मेंटल वेलबींग में क्या है? किसी से बिना किसी कारण लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी भी फालतू की बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है? आपका मानसिक स्वास्थ्य, देखो बच्चों, जो हमारा माइंड है, हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूरा शरीर जो, देखो दिमाग छोटा सा, शरीर इतना बड़ा सा, लेकिन जैसे कोई ताला अगर चाबी ना लगाई जाए, उसी का प्रॉपर चाबी ना हो तो वो ताला नहीं खुल सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपका दिमाग नहीं ठीक है, अगर आप मानसिक तौर पे एकदम खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो क्या होगा? आपका शरीर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ करने लगता है। मतलब आपके शरीर को भी समझ में आ जाता है कि कुछ दिक्कत हो रही। तो आपका मानसिक तौर पे आप बहुत बढ़िया खाना खा रहे हैं, बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, आपके आसपास वातावरण भी एकदम साफ सुथरा है, कहीं कोई गार्बेज नहीं है, कहीं कोई गंदगी नहीं है, सब कुछ है, उसके बावजूद क्या है? आप मानसिक तौर पे खुश नहीं हैं। तो क्या आप व्यक्तिगत तौर पे स्वस्थ रहेंगे? नहीं स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए जो भी काम करना है, जैसे खास तौर पे जैसे ये बच्चों का सेशन चल रहा है, तो स्पेसिफिक आप लोगों के लिए बताती हूँ। एग्जाम का टाइम आ रहा है, किसी बच्चे को एग्जाम का फोबिया हो रहा होगा, डर लग रहा होगा, है ना। और किसी बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा कि उनको ये डर सता रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमने पढ़ा वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो उससे क्या हो रहा है? वो बच्चा अपनी तैयारी पे विश्वास ना करके खुश नहीं रह पा रहा है। अब खुश नहीं रह पा रहा है तो उसके साथ क्या दिक्कत है? वो बीमार हो सकता है। तो इसलिए खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आपका मानसिक तौर पे बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आ सकता है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस ही एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। डिफाइन डिजीजेस एंड state the major factors which are the causes of disease. The conditions of malfunctioning of organ system or system is called disease. रोग क्या है? ऐसी कंडीशन जहां पे
किसी भी अंग का या अंग तंत्र का ठीक तरीके से काम ना कर पाना ही क्या कहलाता है? आपका डिजीज कहलाता है। वैज्ञानिक थे लेमैन, तो आप इसको ब्लैक कलर की मतलब बोल्ड लाइन में लिख सकते हैं। लेमैन की भाषा में डिजीज का मतलब है विदाउट ईज, यानी जो चीज आसानी से ना हो सके वो डिजीज की कैटेगरी में आ गया। जो चीज आप आसानी से ना कर पाए वो डिजीज की कैटेगरी में है। सिंपल मीनिंग यही है। डिजीज लीड्स टू एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच आवर बॉडी और बॉडी ऑर्गन्स डज नॉट वर्क प्रॉपरली। डिजीज एक ऐसी अबनॉर्मल कंडीशन को कहते हैं जहां पे हमारा शरीर या हमारे शरीर के अंग ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। द मेजर फैक्टर्स, अब डिफाइंड डिजीज क्वेश्चन था, डिफाइंड डिजीज तो वो हो गया। एंड स्टेट द मेजर फैक्टर्स विच आर द कॉजेज ऑफ डिजीज। अब मेजर फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो डिजीज का, जो रोग का कारण हो सकते हैं, रोग के कारक हो सकते हैं, है ना। तो पहला है पैथोजेंस, रोग कारक, जैसे आपका वायरस, बैक्टीरिया, वर्म्स एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं? आपके मेन फैक्टर्स हो सकते हैं किसी भी रोग के पनपने में। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक, ये भी हमारे शरीर में रोग पनपने का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स का मतलब पोषण के कारक, पोषण में के कारक, जो आपका जैसे कुपोषण, अगर कोई बच्चा है, कोई जरूरी नहीं कि जो गरीब है वही कुपोषण का शिकार होगा। कभी कभी क्या होता है, जिनके पास बहुत पैसा है वो भी अच्छा खाना नहीं खाते। तो इसलिए कुपोषण का मतलब है कि जब आपको आपके शरीर में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा ना पहुंच रही हो तो वो माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ जाता है। चौथा फैक्टर और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी अनुवांशिक कारण। एग्जाम्पल है आपका जीन डिफेक्ट, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स के ट्रांसफर के टाइम पे ही कुछ डिफेक्ट आ जाए, है ना। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, बहुत कॉमन हो गया है ये शब्द अब सुनने के लिए, जिसमें आपका थायराइड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ये दोनों रोग किस पर डिपेंडेंट हैं? आपके शरीर में बनने वाले जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स का अगर इम्बैलेंस हो जाए तो उससे भी अलग अलग प्रकार की रोग बीमारियां जो है वो हो जाती हैं। तो ये जो थायराइड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं और डायबिटीज, थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन की अप डाउन के कारण होती हैं। और एक रोग ये एक है लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग ज्यादा होती हैं। डायबिटीज, खुद इंसुलिन नाम का हार्मोन हमारा शरीर सिक्रीट नहीं करता है, इसलिए डायबिटीज हो जाती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही प्रॉब्लम है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। फिर मेटाबॉलिक फैक्टर्स, यानी कि ऐसा कंडीशन, ये बहुत वर्स्ट कंडीशन है, ऐसी कंडीशन जब आपकी उपापचय क्रियाएं ठीक से शरीर में काम नहीं कर रही हो और किसी भी अंग का क्या हो जाए, फेल्योर हो जाए, ऑर्गन फेल्योर। आपने कभी कभार सुना होगा, तो ये वर्स्ट कंडीशन है किसी भी रोग बीमारी की, जहाँ पे उपापचयी प्रक्रियाएं काम ना कर रही हो, जैसे हार्ट फेल्योर। किसी की मृत्यु हो गई, हार्ट फेल हो गया था, किसी की मृत्यु, इनकी किडनी फेल हो गई, ये दोनों, है ना। तो ये वर्स्ट कंडीशन है, किसी भी रोग की ऑर्गन फेल्योर जो है ये वर्स्ट कंडीशन में आ गया। तो आपने डिजीज को डिफाइन किया और मेजर फैक्टर्स के बारे में भी लिख दिया कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण रोग जो है वो बन जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री? शब्दों पर ध्यान देंगे। बीइंग हेल्दी यानी स्वस्थ और डिजीज फ्री यानी रोग मुक्त। तो स्वस्थ और रोग मुक्त, हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो बहुत विस्तार में इस पर चर्चा की थी कि किसी स्वस्थ किसे कहते हैं और रोग मुक्त कहते हैं किसको। हो सकता है एक स्वस्थ व्यक्ति रोग मुक्त तो हो सकता है,
लेकिन एक रोग मुक्त व्यक्ति जरूरी नहीं है कि स्वस्थ की कैटेगरी में आए। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे। हेल्दी और डिजीज फ्री, यानी कि स्वस्थ और रोग मुक्त। तो स्वस्थ किसे कहेंगे? इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन की अवस्था है, हेल्दी होना। ठीक है, और रोग मुक्त होने का मतलब है इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, यानी ये किसी भी रोग के शरीर में आपके ना होने की अवस्था है। किसी भी रोग के शरीर में ना होने की अवस्था डिजीज फ्री या रोग मुक्त अवस्था है, और शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ठीक होना, बैलेंस्ड होना, ये स्वस्थ होने की अवस्था है। स्वस्थ होने के लिए और क्या? इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। ये आपके सामाजिक और शारीरिक दोनों वातावरण को देखता है। डिजीज फ्री क्या है? इट रिफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल, ये केवल व्यक्तिगत तौर पे देखी जाती है। हेल्दी, द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ, नो इलनेस और डिजीज इज सीन। इसमें क्या है? एक व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य होता है और उसके अंदर कोई रोग या बीमारी नहीं देखी जाती। और डिजीज फ्री का मतलब है कि द इंडिविजुअल में और मे नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। हो सकता है उसको कोई रोग ना हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो सामाजिक तौर पे बहुत मजबूत नहीं है, क्या वो रोग मुक्त हो सकता है? कि जिसका सामाजिक तौर पे, जो व्यक्तिगत तौर पे अगर वो रोग मुक्त है, पर वो स्वस्थ की कैटेगरी में नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई असर पड़ता है ना, आसपास के माहौल का, आपके मन में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसका भी आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। और मैंने आपको सीधा एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया बच्चों कि दिमाग जो है, जैसे अगर हम ताला चाबी का एग्जाम्पल ले लें, तो आपका दिमाग जो है वो किसी भी ताले को आप शरीर समझ लीजिए और चाबी को आप अपना दिमाग समझ लीजिए। तो अगर आपकी चाबी परफेक्ट नहीं है तो ताला नहीं खुलेगा या ताला ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। मतलब आपका दिमागी तौर पे स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है। बहुत बार देखो, कभी आपने देखा होगा, जब हम स्वास्थ्य की बात करें तो कभी आपने देखा होगा कि दो रोगी एक साथ थे। रिसर्च में क्या बात सामने आती है कि दो रोगी हैं, कंपेयर करते हैं, दोनों को एक ही स्टेज का कैंसर था। ठीक है, अब उसमें कंपैरिजन क्या हुआ, क्योंकि उस समय पे जब स्टेजेस बढ़ने लगती हैं तो काउंसलर्स, हॉस्पिटल्स में काउंसलर्स होते हैं उनकी हेल्प के लिए, उनकी बातचीत को समझने के लिए। तो क्या देखा गया कि दो रोगी थे और एक ऐसा था कि जिसका जो मानसिक तौर पे बहुत खुश रहता था। ऐसा नहीं है कि जो खुश रहता है वो रोगी नहीं हो सकता, जो खुश रहता है वो भी बीमार हो सकता है, लेकिन उसके ठीक होने की जो दर है ना, वो थोड़ा सा तेज होती है। तो रिसर्चेस में क्या देखा गया कि दो रोगी एक ही स्टेज पे थे जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, और ठीक होने की दर, जब ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट दोनों का चल रहा है, सेम डॉक्टर दोनों की दवाई कर रहा है, कोई जल्दी ठीक हो जाता है और कोई ठीक होने में बहुत टाइम लगाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। आपके साथ जो कुछ भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो कितने हद तक काम करेगा, कितना बढ़िया काम करेगा, उसके लिए, जैसे सिंपल बच्चों, आप स्कूल से घर गए हैं, आपको प्यार से खाना निकाल के दिया जाएगा, खाना खाने में अच्छा लगेगा, और खाना निकाल के ऐसे ही फेंक दिया जाए, जाओ खा लेना, फर्क है ना। तो उसी तरीके से हर चीज का आपके मानसिक स्वास्थ्य का बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी स्वास्थ्य पे। ठीक है, इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझने, मैंने आपको कैंसर के दो रोगियों का उदाहरण दिया है ना, कि किस तरह से आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका मन कैसा है, उससे असर पड़ता है। आपकी दवाई, जैसे कहते हैं ना, खुश रहोगे तो दवाइयां भी जल्दी ठीक कर देंगी, और खुश नहीं रहोगे तो दवाइयां भी अपना काम नहीं कर पाएंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संतुलित आहार के बारे में है क्वेश्चन। व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, या संतुलित आहार क्या है? और सेकंड
उसका पार्ट है व्हाट प्रॉब्लम्स विल यू फेस इफ यू डू नॉट ईट अ बैलेंस्ड डाइट। देखिए, एक तो ये कि संतुलित आहार क्या है, और दूसरा अगर संतुलित आहार ना खाया जाए तो आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो संतुलित आहार क्या है? अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ फाइबर, ब्रैकेट में रफेज लिख लेंगे, वाटर एंड ऑल अदर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, ऑल अदर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। अब ब्रैकेट में लिखेंगे, आप सबको बचपन से ही पता है, क्लास 9 में 6 से ही पढ़ाया जा रहा है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड एक्टिविटी इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। अब उसको लिखेंगे, ऐसा आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर, रफेज, पानी और अन्य आवश्यक पोषक पदार्थ, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और मिनरल्स जो आपके हेल्दी ग्रोथ के लिए, आपके स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक हैं और आपकी एक्टिविटीज के लिए आवश्यक हैं, वो आप क्या कहलाते हैं? संतुलित आहार कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है व्हाट प्रॉब्लम्स विल यू फेस इफ यू डू नॉट ईट अ बैलेंस्ड डाइट। कौन कौन सी समस्याएं आपको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यदि आप संतुलित आहार नहीं लेते हैं? तो लिखेंगे लैक ऑफ बैलेंस्ड डाइट विल लीड टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। संतुलित आहार का ना खाने से हम निम्नलिखित समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। ए या 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, या ABCD पॉइंट्स भी बना सकते हैं, या बुलेट्स भी लगा सकते हैं, एरो भी लगा के लिख सकते हैं। पुअर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अगर आपको संतुलित आहार नहीं मिलता है तो आपके शरीर के ऊतकों का और अंगों का रख रखाव अच्छा नहीं होगा। ठीक। बी है लैक ऑफ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। आपके शरीर का वृद्धि और विकास सही तरीके से नहीं होगा। सी लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की कमी। और डी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, यानी कि आपके शरीर के अलग अलग सिस्टम्स का, अलग अलग तंत्रों का सही तरीके से काम ना कर पाना। 4 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखो, हमने जब आप 9th में हैं, 6th से ही बताया जा रहा है डिफिशियंसी डिजीजेज होती हैं, यानी कि संतुलित आहार में जो पोषक तत्व हैं, इन हर एक अलग अलग पोषक तत्वों की कमी के कारण अलग अलग रोग हो जाते हैं हमारे शरीर में। तो इसलिए संतुलित आहार ना खाने से क्या क्या परेशानी हो सकती है, आप और भी लिखना चाहें तो और ज्यादा भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन इतना काफी है। ऑल दिस विल अल्टीमेटली लीड टू सम इलनेस, और ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग का कारण बन जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका डिजीज के बारे में। अब दूसरा डिजीजेस एंड इट्स कॉजेज, ये पार्ट है जिसमें क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं एग्जाम में बच्चों। क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं, तो आपको क्या करना होगा? लिखना सीखना होगा। पहली चीज तो ये कि जब आप किसी नई क्लास में पहुंचते हैं, जैसे आप 9th में हैं, ठीक है, 9th में आप आए थे, तो सबसे पहले क्या हुआ आपके साथ? टीचर्स ने पढ़ाया आपको, चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर कराए गए, वो क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में थे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर में जितने क्वेश्चन आंसर बुक में दिए गए थे वो सब भी आपने किए, वो भी आपका तैयार था, लेकिन पेपर जब एग्जाम में प्रश्न पत्र आपने सामने देखा तो पाया कि वो चैप्टर तो मैंने पूरा पढ़ा था, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी पूरे किए थे, लेकिन ये तो कुछ अलग आ गया। तो आपको लगता है कि वो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया, लेकिन बच्चों होता क्या है कि जो आपका सामने जो बुक में दिखाई पड़ रहा है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ छुपा हुआ कंटेंट है जो आपने पढ़ते समय ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, समझ के नहीं पढ़ते, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं।
रटते हैं तो रटने का मतलब क्या है कि वो उसी लाइन को केवल याद कर लेते हैं, उसके पीछे के कंटेंट को कभी समझने की कोशिश नहीं करते। तो हिडन क्वेश्चंस, हर एक लाइन में, आपकी बुक्स में हर एक लाइन से हिडन क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो छुपे हुए हैं उसमें आपको दिख नहीं रहे साफ तौर पे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एकदम सीधे सीधे बन के आते हैं, जैसे संतुलित आहार क्या है, बड़ा सीधा क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर क्या करता है कि ट्विस्ट कर देता है, क्वेश्चन को पूछेगा लेकिन घुमा फिरा के। एग्जामिनर क्वेश्चंस बना देते हैं इस तरीके से कि जो आपकी बुक में तो होते हैं, आपने पढ़े भी होते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपको समझ में नहीं आता है कि आप उसको किस तरह से लिखें। तो ये एक्सरसाइज, इस जो रिवीजन कराया जा रहा है, इसमें आपको उसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है कि जिससे आप समझ सकें कि क्वेश्चन कैसा भी आएगा आंसर आप कर पाएंगे, है ना। तो इसको आप नोट भी करते चलेंगे, बहुत विस्तार में नहीं, लेकिन उसको आप थोड़ा थोड़ा नोट करते चलेंगे, जिससे आपका एक क्वेश्चन बैंक एग्जामिनेशन के लेवल का तैयार हो जाएगा। डिजीजेज एंड इट्स कॉजेज, ये आपका कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। तो इसमें क्या है, व्हाट आर द फर्स्ट लेवल कॉजेज ऑफ द डिजीजेस। फर्स्ट लेवल कॉजेज, causes of diseases may be immediate, first level cause और contributory। इसके बारे में मैंने आपको क्लियर बताया था। The first level cause of a disease is the primary reason behind the development of a symptom for a disease। उदाहरण के लिए, the immediate cause of a person suffering from diarrhea is the causative agent। ठीक है, यानी कि अगर इसको आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे किसी भी रोग का कारण इमीडिएट भी हो सकता है। अब इमीडिएट को उन्होंने क्वेश्चन में नहीं लिखा है। देखिए, क्वेश्चन अगर सीधा पूछा जाता तो पूछा जाता व्हाट आर इमीडिएट कॉजेज ऑफ द डिजीज, है ना, ये आपने पढ़ा है। लेकिन जब पूछ लिया व्हाट आर फर्स्ट लेवल कॉजेज ऑफ द डिजीज, अब वहीं पे बच्चा कंफ्यूज। अगर आप रट के गए हैं, आपने समझा नहीं, तो आपको यही नहीं समझ में आएगा। आपको पता तो है आंसर, लेकिन आप जान ही नहीं पाएंगे कि लिखना क्या है ना। तो तैयारी इस तरीके से करनी है कि जो मतलब शब्द और शब्द के पर्यायवाचियों का भी ध्यान रखना है, तभी आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें क्या लिख रहे हैं कि रोग के कारण इमीडिएट, और ब्रैकेट में लिख देंगे फर्स्ट लेवल कॉज, जो जिसके कारण शुरुआत हुई किसी रोग की, या कंट्रीब्यूटरी भी हो सकता है। या तो हो सकता है कि इमीडिएट तुरंत ही कोई वायरस हमारे शरीर में आया, हमें वायरल फीवर हो गया, कोई बैक्टीरिया ने हमला कर दिया, हमारा शरीर लड़ नहीं पाया, हम बीमार हो गए, है ना। द फर्स्ट लेवल कॉज ऑफ अ डिजीज इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ अ सिम्टम फॉर अ डिजीज। जो फर्स्ट लेवल का रोग का कारण होता है किसी भी रोग का, वो पहला रीजन होता है जिसके कारण कोई लक्षण जो है हमारे शरीर में विकसित हो जाते हैं, किसी रोग के लक्षण। द इमीडिएट कॉज ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया इज द कॉजेटिव एजेंट। तो जो उसका इमीडिएट कारण है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को वायरल फीवर हो गया या डायरिया हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका जो रोग कारक है वो उसका फर्स्ट इमीडिएट कॉज है ना। तो इस तरीके से आंसर आप लोग करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में व्हाई डू वी फॉल इल इस चैप्टर के संभावित प्रश्नों का सेट आप लोगों ने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके से आप तैयारी करेंगे, क्योंकि अब समय बचा नहीं है आपके एग्जाम्स के लिए। तो तैयारी बिल्कुल इस तरीके से करेंगे कि फाइनल तैयारी चल रही है आपकी, अब इसके बाद एग्जाम्स होंगे, तो इसी तरीके से तैयारी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सबके एग्जाम्स में मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Have a nice day. Take care.